औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सारे जो हैं वो ठीक हैं। हम वीक 7 के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियल जो 6 वीक्स में हमने चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस किया। अब दिस वीक ऑनवर्ड्स जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या डिटेल्स में बूलियन अलजेब्रा को जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स को लेंगे, बूलियन अलजेब्रा है क्या, और फिर किस टाइप ऑफ बूलियन अलजेब्रा को जो है वो हम यूटिलाइज कर रहे होंगे, और फिर लेटर ऑन हम उसके करस्पॉन्डिंग जो लॉजिक गेट्स हैं उसके साथ उसके रिलेशन और उसको डिस्कस कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम बेसिकली कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस कर रहे होंगे। और बेसिक डेफिनेशंस ये हैं कि हमारे पास एक बूलियन अलजेब्रा जो है वो बेसिकली 3 बेसिक कंपोनेंट्स पे बेस करता है। सेट ऑफ एलिमेंट्स, कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एक बूलियन अलजेब्रा जो है वो यूटिलाइज कर रहा है। सेट ऑफ ऑपरेटर्स, कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो सेट ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर या एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो ऑपरेट करते हैं। और उसके बाद जो है थर्ड वन इज कॉल्ड एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स जो हैं दे आर सर्टेन मैथमेटिकल ट्रुथ्स जो कि ग्लोबली जो है वो एक्सेप्टेड होते हैं और उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये जिस तरीके से हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं कि फ्यू थिंग्स आर यूनिवर्सल ट्रुथ, so that's why we have to accept it as right. So हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो है हमारे पास कुछ ऐसे बेसिक ट्रुथ्स होते हैं जिसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती, और वो जो है वो अंडरस्टूड होते हैं और वो थ्रू आउट ग्लोबली जो है वो एक्सेप्ट होते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एक्सियोमेटिक definition of Boolean algebra. So there are quite a bit of confusion about various things. So हमें क्या करना होगा इस लेक्चर के अंदर, हमें एक कंप्लीट क्लियर या ऑब्वियस डेफिनेशन जो है वो बूलियन अलजेब्रा की करनी होगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि हम बेसिकली किस टाइप ऑफ अलजेब्रा, जो कि नीचे का टॉपिक है टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा, हम उसी के ऊपर जो है वो कंसंट्रेट कर रहे होंगे। फिर एट द एंड जो है वो असाइनमेंट हम देखेंगे कि इस वीक probably I won't have any assignment for this week. Rather, I would suggest you to work on the quiz, which is the first quiz जो कि हम इस week नहीं ले सके unfortunately due to my other engagements. So हम उसके लिए जो है वो preparation करेंगे, और फिर वो भी देखेंगे कि वो quiz हमारा जो है वो कब हम arrange कर सकते हैं. So start with the basic definitions. Let me take the pointer. हम pointer को ले लेते हैं। हम बूलियन अलजेब्रा को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। Boolean algebra जो है it's a deductive mathematical system and there are quite a few other deductive mathematical systems as well. इसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, जैसे मैंने वहाँ पे स्टार्ट में भी कहा कि हमारे पास 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि किसी भी मैथमेटिकल डिडक्टिव मैथमेटिकल सिस्टम को, और स्पेसिफिकली हम बूलियन अलजेब्रा की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक को हम सेट ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो एक बूलियन अलजेब्रा जो है वो कंसिडर कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास सेट ऑफ ऑपरेटर्स होगा, और ये ऑपरेटर्स जो होते हैं ये सेट ऑफ एलिमेंट्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है। और द थर्ड वन इज एज आई सेड एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स। एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स दोनों वर्ड्स जो है वो इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं, एंड इट इज प्रीसीडेड बाय दिस अनप्रूव्ड वर्ड, जो कि मैंने पहले कहा था कि हमें ये मैथमेटिकल ट्रुथ्स हैं जिसको हमें प्रूव करने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। अगर हम सेट ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो हम ये कहते हैं कि इट कुड बी एनी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उनके दरमियान कोई कॉमन प्रॉपर्टी जो है वो होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर एस जो है वो हमारे पास सेट है, और हम ये कहते हैं कि मेरे पास एक्स और वाई जो है वो सर्टन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो फिर हम ये कहते हैं कि अगर जो है वो x जो है वो इस सेट का पार्ट है, जिसको हम कहते हैं x belongs to S. This is denoted by the by saying that x is a member of the set S. So अगर y जो है वो सेट का मेंबर नहीं है, या y जो है वो सेट S का पार्ट नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, and this says that y doesn't belong to set S, right? A set with a denumerable number of elements is specified by a braces.
अगर आप यहाँ पे देखें तो हम बेसिकली जब भी हम सेट को लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास सेट नेम होता है, then we have an equal sign and in the braces, and within the braces then we have the number of the actual objects within that set, right? So the elements of set A are the numbers 1 2 3 and 4. ये अगर आप देखें तो इस सेट में हमारे पास क्या है, इस सेट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिन्यूमरेबल नंबर, राइट? सो डिन्यूमरेबल नंबर या डिन्यूमरेबल सेट जो है वो सेट होता है जिसमें वन टू वन मैपिंग होती है बिटवीन द एलिमेंट्स एंड द पोजीशन। सो ऑर्डिनल पोजीशन जो है अगर आप देखें तो ये वन है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है, ये टू है तो ये सेकंड पोजीशन पे है, ये थर्ड है ये थर्ड एलिमेंट है और ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ एलिमेंट है और ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे वन बाई वन जो है वो मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। एनीवेज इसके ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये कहते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर द नंबर्स 1 2 3 and 4। सो इस सेट में हमारे पास क्या है, 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, राइट? सो एक बाइनरी ऑपरेटर अगर हम जो है वो डिस्कस कर लें सेट एस के एलिमेंट के ऊपर, तो हम ये कहते हैं कि बेसिकली एक बाइनरी ऑपरेटर जो है इट इज़ अ रूल that assigns to each pair of elements वाई अ पेयर, बिकॉज हमने कहा कि हम बाइनरी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं और बाइनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर विच ऑपरेट्स ऑन टू ऑपरेंड्स, राइट? सो इसलिए हमारे पास अ पेयर ऑफ एलिमेंट्स या टू ऑपरेंड्स इट्स द सेम थिंग। हमने क्या करना है कि हमारे पास अ, यहाँ पे सेट एस में से अगर हम एक पेयर ऑफ एलिमेंट को ले लें, ठीक है जी, और वो हमें एक थर्ड ऑब्जेक्ट या थर्ड जो एलिमेंट है वो जनरेट करके दें, इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं एज एन एग्जांपल कंसिडर द रिलेशन a and this is not don't take it as an actual operator. It's not multiplication, it's not addition, it's not subtraction like that, right? So it's just a general symbol which we are using for a binary operator, right? So it's a binary operator, so a or b, this is operand 1 and this is operand 2. This operator, when this operator operates on these two operands, it produces a third value which is again a unique value और यूनिक एलिमेंट जो कि सेट एस में होना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि आपके पास जो स्टार है या ये बाइनरी ऑपरेटर है, इट्स अ बाइनरी ऑपरेटर if it specifies a rule for finding C from the pair A B, and also if A B and C are basically part of the set S, राइट? सो हम ये कहते हैं कि जी दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, आप ए और बी के ऊपर ऑपरेटर जो है वो अप्लाई हो और सी प्रोड्यूस करे और सारे के सारे जो है वो क्या करें, फिर यूनिक सी को प्रोड्यूस करे और वो सारे सेट एस का पार्ट हो। हावेवर this operator is not a binary operator if a comma b or a b are basically the elements of set S, लेकिन जो रूल हमें वैल्यू सी प्रोड्यूस करके दे रहा है वो जो है वो सेट इसका पार्ट नहीं है, राइट? सो हम यही कहते हैं कि जी बाइनरी ऑपरेशन यही है कि अगर वो ऑपरेट करें और उसका जो रिस्पॉन्स है वो भी हमारे पास जो है वो क्या हो, वो सेट का पार्ट हो, जिस सेट के एलिमेंट्स के ऊपर वो ऑपरेट होता है, तो हम उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। अगर तो वो जो है वो ऑपरेट करें लेकिन उसका जो आउटकम है वो सेट इसका पार्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर जो है वो the postulates of a mathematical system basically जो है they basically form the basic assumptions from which it is possible to deduce the rules, theorems and properties of the system. As I said, आप कुछ ट्रुथ्स लेते हैं, उन ट्रुथ्स पे बेस जो है या कुछ बेसिक्स ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं कि दे आर एक्सेप्टेड, और फिर उनको आप यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट किस्म के रूल्स, थ्योरम्स और सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ को डिड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन पोस्टुलेट्स या कॉमन ट्रुथ्स जो है उनको डिस्कस कर रहे हैं जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को जो है वो रिलेट कर रहे होंगे या जिसके थ्रू हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है उनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। हम ये कहते हैं कि अ सेट इज, अब हम उसी सेट के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमने कहा था कि तीन चीज़ें हैं हमारे पास, सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं और सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं, सेट ऑफ ऑपरेटर्स हैं और उसके बाद जो है कुछ पोस्टुलेट्स हैं। सो हम एक सेट एस को जो है वो कहते हैं कि दिस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेटर if for every pair of element of S the binary operator specifies a rule for obtaining a unique element of S, right? तो हम ये कहते हैं कि अगर एक बाइनरी ऑपरेटर जो है वो सेट एस के ऊपर या उसके किसी भी पेयर के ऊपर जो है वो अप्लाई हो
और अगर उसका बाइनरी ऑपरेटर का रूल जो है वो एक रूल को स्पेसिफाई करें जो कि आपको एक यूनिक नंबर दे दें जो कि उस सेट का पार्ट हो। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि दिस सेट इज बेसिकली क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेटर, राइट। सो अगर हम एग्जांपल देख लें तो एग्जांपल हमारे पास ये है कि लेट्स से वी टॉक अबाउट अ नेचुरल नंबर जो है आप इसका डिफिनीशन देख सकते हैं। नेचुरल नंबर इज अ नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट नंबर मींस इनडेफिनिट वैल्यू तक जो है वो जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 and so on, this is basically what we do have and what we call basically a natural number set, right? सो हम कहते हैं कि दिस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेटर प्लस। अब हम एक्चुअली एक प्लस ऑपरेशन पे आ गए, ठीक है जी। सो वहाँ जो स्टेरिक था जो कि एक ऑब्स्ट्रैक्ट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, अब अगर हम उसको प्लस से रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास क्या होगा, हम ये डिटरमाइन करना चाह रहे हैं कि आया ये नेचुरल नंबर जो है ये अगर इसमें से कोई दो वैल्यूज ये उठा दें और उसके ऊपर उन दो वैल्यूज के ऊपर हम ये प्लस साइन जो है वो या ये प्लस ऑपरेटर जो है वो अगर हम इस पे अप्लाई करें तो उसका जो आउटकम है वो हमारे इस सेट का पार्ट होता है कि नहीं होता। तो दिस इज एन एग्जांपल जिसमें हम यही कहते हैं कि ये सेट जो है दिस इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेटर प्लस, राइट। सो हम ये कहते हैं कि जी ये बेसिकली अगर आप प्लस की बात करें तो ये अरिथमेटिक एडिशन की ही बात हो रही है। सो सिंस फॉर एनी ए बी विच आर बेसिकली पार्ट ऑफ दिस इनसेट वी ऑब्टेन अ यूनिक वैल्यू सी, ठीक है जी, बाय द ऑपरेशन a प्लस बी इज इक्वल टू सी। सो दिस इज सिंपल अरिथमेटिक एडिशन। इसमें कोई और इस तरह की वो जो है वो डिफिकल्ट चीज़ें जो है वो नहीं है। सिंपली हमने इस सेट में से कोई भी दो वैल्यूज लेने हैं, ए और बी को असाइन कर देने, ए और बी में वो वैल्यूज आ जाएंगे, आप उनको ऐड करें, जिसका रिस्पॉन्स आता है वो सी में स्टोर होगा और सी की वैल्यू जो है वो एन वैल्यू में एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि बेसिकली नेचुरल नंबर्स का जो सेट है या सेट एन जो है इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेटर प्लस, जो कि एडिशन के लिए यूज हो रहा है। हम एक और एग्जांपल लेते हैं और हम उसमें देखते हैं कि जी हमारे पास एक और सेट है। जिस तरीके से चलें सेट हमारे पास यही है, हम नेचुरल नंबर का सेट ही ले रहे हैं, लेकिन हम ये जो है वो यहाँ पे बड़ा इजीली जो है प्रूव कर सकते हैं कि दिस सेट इज नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेटर माइनस, which is subtraction basically, right? So this minus जो है this basically gives by the rules of arithmetic subtraction, right? So ये arithmetic subtraction के रूल को अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप इसमें से टू वैल्यूज ले लें, लेट्स से अगर आप 3 माइनस टू ले लें तो उस सिचुएशन में तो आपको वो 1 दे देगा और 1 जो है वो बेसिकली नेचुरल सेट का पार्ट है। लेकिन अगर स्मॉल वैल्यू से आप बड़ी वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें, जिस तरह हमने 2 माइनस 3 किया हुआ है, अगर आप इसको माइनस करें इसको सब्ट्रैक्ट करें, सो व्हाट वी गेट इज बेसिकली अ माइनस 1। तो अगर आप देखें तो 2 और 3 जो है दे आर बेसिकली पार्ट ऑफ द नेचुरल सेट, लेकिन अगर आप -1 को देखें सो इट्स नॉट बेसिकली पार्ट ऑफ द नेचुरल सेट, एंड दैट्स व्हाई we can deduce that or we can say that कि natural number का जो set है it's not closed with respect to the binary operator minus, right? ओके जी, सो दैट वाज अबाउट द क्लोजर काफ़ी डिटेल में। अब आगे हम दूसरा एक लॉ है प्री डिफाइंड प्री एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ है, एंड दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिविटी लॉ और एसोसिएटिव लॉ। सो हम ये कहते हैं कि एक बाइनरी ऑपरेटर अगेन जनरली हम इसमें फिर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि वी कुड हैव अ सेट ऑफ देम, राइट। सो हम जनरलाइज इसके डेफिनेशन पे जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर एक सेट एस के ऊपर जो है एक बाइनरी ऑपरेटर जो है वो एक सेट एस के ऊपर जो है वो एसोसिएटिव होता है व्हेनेवर आप उस ऑपरेटर को पहले एक्स और वाई के ऊपर जो है वो ऑपरेट करें और उसके रिस्पॉन्स को फिर जो है वो जी के साथ जो है वो अगर जी के साथ वो ऑपरेट कर दें। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटर स्टार है वो बेसिकली बाइनरी है और यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं वो 3 आ रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि हमें पहले जो है उस ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स के ऊपर जो है वो अप्लाई करना होगा, उसका रिस्पॉन्स आएगा तो वो रिस्पॉन्स जो है वो फिर नेक्स्ट ऑपरेटर के लिए जो है वो वन ऑफ द टू ऑपरेंड्स बनेगा, ठीक है। तो उसमें फिर दो पॉसिबिलिटीज बनते हैं कि आप एक्स और वाई के ऊपर उसको अप्लाई करें और फिर उसके रिस्पॉन्स को जो है वो जी के साथ
उस वो ऑपरेटर जो है वो इसके रिस्पॉन्स को एज एन ऑपरेंड विद जी ऑपरेंड विद जी वैल्यू जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करें। तो इसका जो रिस्पॉन्स आता है वो एग्जैक्टली सेम आता है जब आप वाई और जी के ऊपर उस ऑपरेटर को अप्लाई करें और फिर उसके रिस्पॉन्स को जो है वो एक्स के साथ जो है वो आप अप्लाई करें, राइट। तो ये हर किस्म के एक्स वाई और जी आप कोई भी वैल्यू तीन जो है वो सेट इसमें से जो है वो सेलेक्ट कर लें और आप उसके ऊपर ये दो जो ऑर्डर्स हैं ये आप उसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर दें तो दोनों का रिस्पांस जो है वो आपके पास सेम आएगा, ठीक है जी। The third postulate is called commutative law, right? So हम again कहते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर स्टार जो है on a set S is said to be commutative। हम ये कहते हैं कि जी ये जो बाइनरी ऑपरेटर स्टार है ये एक सेट इसके ऊपर जो है वो कम्यूटेटिव है अगर हम whenever uh, we apply this operator on x being an operand 1 and y being the operand 2, इसका रिस्पांस जो होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा कि अगर आप ऑपरेंड वन वाई को ले लें और ऑपरेंड टू जो है वो आप एक्स को ले लें तो दोनों का रिस्पांस जो है वो बिल्कुल आपके पास जो है वो एक ही होगा, ठीक है जी। आप इसके एक इनके आप एग्जांपल जो है वो बड़े सिंपल जो है वो आप ले सकते हैं। सपोज आप ये कहते हैं कि 2 + 3 = 5, 2 + 3 2 + 3 + 5 आप कर लें। अगर आप इसको जो है वो पहले 2 + 3 कर दें तो उसका 5 आ जाएगा और फिर 5 के साथ इसको कर दें तो आपके पास उसका रिस्पांस 10 आता है। अगर फिर आप जो है वो पहले जो है वो 3 + 5 को कर दें तो उसका रिस्पांस आपके पास 8 आता है और आप फिर 2 के साथ उसको ऐड कर दें तो उसका रिस्पांस जो है वो भी 10 आता है अगर हम एसोसिएटिविटी की बात करें। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो आप अगेन लेट्स से 2 और 3 ले लें तो चाहे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 ले लें तो चाहे आप 2 को 3 के साथ प्लस कर दें और चाहे आप 3 को 2 के साथ प्लस करें दोनों का रिस्पांस जो है वो एग्जैक्टली सेम आता है। इसलिए हर एक x और y की वैल्यू जो सेट s में से होते हैं वो ऑपरेटर s जो है वो सेट के ऊपर जो है वो कम्यूटेटिव b होता है, ठीक है जी। द फोर्थ वन इज बेसिकली एन आइडेंटिटी एलिमेंट। नंबर 4 जो है दैट्स अबाउट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। हम ये कहते हैं कि एक सेट S जो है वी कॉल टू हैव एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब ये है कि एक सेट S के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन S। अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट E एग्जिस्ट कर रहा है आपके सेट S में जो कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो मेंटेन कर रहा है कि अगर आप उस एलिमेंट वो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर उसको आप वो जो ऑपरेटर है अगर वो उस आइडेंटिटी एलिमेंट और एक वेरिएबल x के साथ चाहे ये आइडेंटिटी एलिमेंट एज एन ऑपरेंड 1 उसके उसके उस ये ऑपरेटर 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 के लिए जो है वो यूज हो या वो एज एन ऑपरेंड 2 जो है उसके लिए उसके साथ जो है वो यूज हो इस ऑपरेटर के लिए तो आपके पास एग्जैक्टली x की वैल्यू ही आती है और ये हर एक x की वैल्यू या हर एक वैल्यू के लिए पॉसिबल है जो सेट S में हो। तो हम एक ऐसे सेट को जो है वो कह सकते हैं कि उसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक इंटीजर्स का सेट है, ठीक है जी। अगर आप इस सेट को देखें तो हम ये कह रहे हैं कि जी इसमें जीरो भी है ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स हैं और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव -1 -2 -3 इनफाइनाइट नंबर आपके पास इस सिचुएशन में भी हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो जीरो एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब इसी वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्यों है क्योंकि वो उस कंडीशन को जो हमने या इस प्रॉपर्टी को जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वो उसको फुलफिल कर रहा है। आप इसमें से कोई भी वैल्यू को उठा लें, सपोज -3 को उठा लें, -3 के साथ आप 0 को प्लस कर दें या 0 के साथ -3 को प्लस कर दें तो आपके पास उसकी वैल्यू -3 ही आती है। एंड दैट्स व्हाट वी सेड कि हमारे पास क्या होना चाहिए, चाहे आप उसे ऑपरेंड 1 के तौर पे उस ऑपरेटर के ऊपर अप्लाई करें या चाहे ऑपरेंड 2 के तौर पे वो बिहेव करें, लेकिन वैल्यू आपके साथ जिसके साथ वो उस ऑपरेटर के अगेंस्ट जो है वो अप्लाई होता है उसकी एक्स की वैल्यू वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो है या एक्स की वैल्यू जो है उस एलिमेंट एक्स की वैल्यू वो एज इट इज होती है, ठीक है जी। आप 2 की वैल्यू ले 2 के साथ 0 को ऐड कर दें या 0 के साथ 2 को ऐड कर दें, दोनों केसेस में आपके पास वही वैल्यू एक्स जो है वो आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है जी। अगर आप देखें तो इस सेट आई को जो है वो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इससे पहले जो हमने नेचुरल नंबर को डिस्कस किया
नेचुरल नंबर का सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड इट गोज ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड्स इन्फिनिटी। आपके पास इसकी वैल्यूज का कोई जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट नहीं है, उसमें कोई भी उस नेचुरल सेट के अंदर जो है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है, उस सेट के अंदर जीरो एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उस सेट में जीरो होता तो फिर हमारे पास हर एक दूसरी वैल्यू जो है जब हम लेते हैं उसके साथ हम इस जीरो को जो है वो ऑपरेटर के अगेंस्ट जो है वो यूज करते तो हमें वही वैल्यू मिलती, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो इनवर्स है। A set is having an identity element E। अब E का यहाँ identity element E जो है इसका यहाँ पे बड़ा अगेन जो है वो हमें एक और प्रॉपर्टी मिल रही है। हम ये कहते हैं कि जी अगर एक सेट S है जिसमें एक identity element E जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है with respect to the binary operator plus is said to have an inverse। अब हम ये कहते हैं कि उसमें inverse क्या है, तो हम कहते हैं कि inverse जो है वो बेसिकली जो है अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल x है जो कि s का पार्ट है, उसी सेट के अंदर जो है एक y भी एग्जिस्ट करता है कि जब आप उस x और y के ऊपर उस ऑपरेटर को परफॉर्म करें तो उसका रिस्पांस जो है वो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू होती है उसकी अपोजिट वैल्यू, इसका मतलब ये है कि अपोजिट वैल्यू क्या है कि अगर आपके पास 2 वैल्यू है तो -2 इज बेसिकली द अपोजिट वैल्यू और द इनवर्स वैल्यू फॉर दैट वैल्यू, राइट। सो ये जो है एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस सकते हैं, जनरल एग्जांपल है। हम ये कहते हैं कि जी इंटीजर सेट आई है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि ये हमेशा आपके पास जो है वो सेट में पॉसिबल है जब जहाँ पर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इंटीजर्स जो है वो यहाँ पे अगर आप देखें सो आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स जो है, सेट ऑफ इंटीजर सेट आई जो है वो हमने लिया था, उसमें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ज़ीरो था। तो हम ये कहते हैं कि एक एलिमेंट अगर ए है तो इसका इन्वर्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो माइनस ए है। अगर हम ऑपरेटर प्लस यहाँ पे ले लें, एडिशन ऑपरेशन ले लें और ए और -1 को हम जो है वो ऐड कर दें, तो दोनों जो है वो क्रॉस आउट होके हमें ज़ीरो की वैल्यू दे रहा है, जो कि हमारे पास हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है जी। तो ये हमारे फिफ्थ जो पोस्टुलेट है वो इन्वर्स का है, और इन्वर्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू सेट एस, सेट एस जो है जिसमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो, वो विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेटर जो है वो इन्वर्स होता है जब उसमें उसका जो है एक्स के लिए जो है वो कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो कि जब आप एक्स और वाई के ऊपर उस ऑपरेशन को अप्लाई करें तो आपके पास आइडेंटिटी वैल्यू जो है वो इन रिस्पॉन्स आए। ठीक है जी। The last postulate is normally called a distributive लॉ। अब यहाँ पे अभी तक जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, हर एक जो है हमने जितने भी पांच पोस्टुलेट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए हैं, वो एक सिंगल बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर थे, ऑपरेटर के ऊपर थे। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो है उसमें हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेटर्स जो हैं वो उसके ऊपर जो है वो डिफाइन होता है। हम ये कहते हैं कि अगर स्टार और डॉट जो है, ये अगेन मैं रिपीट कर दूं कि स्टार और डॉट जो है ये हमारे ऑब्स्ट्रिक्ट बाइनरी ऑपरेशंस हैं, दोनों बाइनरी हैं, दोनों जो हैं वो दो दो ऑपरेंड्स के ऊपर जो है वो परफॉर्म होते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर स्टार और डॉट जो है आर द टू बाइनरी ऑपरेटर्स ऑन अ सेट एस के ऊपर जो है हम ये दो बाइनरी ऑपरेटर्स ले रहे हैं, हम कहते हैं कि जो स्टार है इट्स सेड टू बी distributive over dot whenever what we do is कि x then a star then in brackets y into z। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ऑपरेटर जो है इस ये इक्विवेलेंट होता है कि अगर ये ऑपरेटर जो है वो x और y पे ऑपरेट करे और फिर यही ऑपरेटर जो है वो x और z पे ऑपरेट करें, और फिर दोनों जो आपके पास जो रिस्पॉन्सेज हैं जो x स्टार y और x स्टार z से आते हैं, अगर फिर वो जो हैं उसके ऊपर जो है वो डॉट ऑपरेशन जो है वो हमारे पास जो है वो ऑपरेट हो। ठीक है जी। सो इन दोनों का रिस्पांस जो है वो हमारे पास जो है वो सेम आता है। ये आगे हम इसके प्रूफ जो है वो हमारे पास आते जाएंगे। आप यहाँ पे जो है वो अगर छोटे से एग्जांपल से जो है इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यू कुड डू इट। अगर आप जो है वो स्टार को जो है वो सपोज जो है वो प्लस ले लें, और जो आपके पास जो डॉट है उसको सपोज आप मल्टीप्लिकेशन ही ले लें। ठीक है जी। या एक को मल्टीप्लिकेशन ले लें, एक को एडिशन ले लें। सपोज हम ये कहते हैं कि लेट्स से स्टार को जो है वो आप क्या ले लें, वो आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन ले लें और डॉट जो है उसको आप एडिशन ले लें।
तो फिर अगर आप एक्स वाई जी की वैल्यूज़ ले लें, लेट्स से कि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है, वाई की वैल्यू जो है वो 3 है, और जी की वैल्यू जो है वो क्या है, वो आपके पास 4 है। सो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर हम स्टार को जो है वो डॉट या एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ले लें, और जो डॉट है उसको प्लस ले लें, सो व्हाट वी गेट इज एक्स डॉट वाई प्लस जी, और दूसरे एंड पे आ जाएगा एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट z. So x dot, so x is 2 and then a 3 plus 4, और इस तरीके से जो है इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, और 2 से मल्टीप्लाई करें तो 17 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से आप दूसरे एंड पे जब देखें तो आपके पास x और y 2 इंटू 3 is 6, और x और z की वैल्यू जो है इट इज़ बेसिकली 2 इंटू 4 विच इज़ 8, और 6 और 8 को आप ऐड कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 14। सो दैट्स द है, आप हमेशा जो है इसमें कोई भी जो है वो दोनों जो एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे ऑपरेशंस हैं, आप उसके लिए कोई भी ऑपरेटर्स जो हैं वो आप जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें। फिर उसके लिए जो है वो आपसे एक सिंपल एग्जांपल ले लें अरिथमेटिक का, मैथमेटिकल अरिथमेटिक का, और फिर दोनों साइड्स को आप जो है वो सॉल्व कर लें। सो आपके पास जो रिस्पॉन्स आता है वो दोनों का जो है वो सेम होता है। अगर हम जो है एग्जांपल यहाँ पे लेना चाह रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है, अ, अ, उसका एग्जांपल जो है वो एक फील्ड हो सकता है। फील्ड जो है बेसिकली अ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं अलोंग विद द टू बाइनरी ऑपरेटर्स, जो कि हर एक जो आपके पास है वो प्रॉपर्टीज़ 1 to 5 जो है, मींस हर एक ऑपरेटर जो है वो प्रॉपर्टीज़ 1 to 5 को जस्टिफाई कर रहा है, और दोनों ऑपरेटर्स कंबाइन जो हैं वो प्रॉपर्टीज 6 को जो है वो जस्टिफाई करते हैं। ठीक है जी। सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स प्लस और डॉट के साथ जो है वो आप यूटिलाइज करें, सो व्हाट वी बेसिकली गेट इज द फील्ड ऑफ द रियल नंबर, राइट। सो रियल नंबर हमारे पास यही होंगे कि आप जो है वो रियल नंबर्स को ले लें, और उसमें जो है ये दो ऑपरेटर्स जो हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, या उसको आप कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास रियल नंबर्स का फील्ड बनता है। ठीक है जी। द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज द बेसिस फॉर अरिथमेटिक एंड ऑर्डिनरी अलजेब्रा। सो दिस इज सिंपली एन एग्जांपल कि आपके पास एक फील्ड जो है वो बेसिक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का जो है वो एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है जी। जो ऑपरेटर्स, दी ऑपरेटर्स एंड postulates have the following meanings। जो हमारे पास postulates और ऑपरेटर्स हैं इस एग्जांपल में उनके मीनिंग्स जो हैं हमारे पास क्या हैं। अगर बाइनरी ऑपरेटर प्लस है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एडिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एडिटिव आइडेंटिटी मींस के वो वैल्यू जिसको आप ऐड करते हैं वेरिएबल्स के साथ, तो सॉरी एक्चुअली एलिमेंट के साथ जो आपको गिवन हो वो ज़ीरो है। आइडेंटिटी एलिमेंट वही होती है जो उस वैल्यू को एज इट इज़ रहने दे। तो आप किसी भी वैल्यू के साथ, चाहे वो प्लस हो, पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, आप उसके साथ ज़ीरो को ऐड कर दें तो आपके उस वैल्यू के ऊपर जो है वो कोई इम्पैक्ट नहीं आता। The additive impact, the additive inverse define a subtraction। इस तरह हमने कहा था कि एक वैल्यू a है तो उसका इन्वर्स माइनस a होता है। अगर आप इन दोनों को a प्लस माइनस a कर दें तो प्लस और माइनस दोनों जो है वो जो है वो आपको माइनस देता है, तो इसलिए इट बेसिकली डिफाइंस अ सब्ट्रैक्शन। और अगर आप देखें तो सब्ट्रैक्शन जो है वो बेसिकली, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सब्ट्रैक्शन बाय इटसेल्फ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बल्कि दैट इज बेसिकली एन एडिशन ऑफ द टू साइन नंबर्स। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही बात हो रही है। ठीक है जी। अगर हम बाइनरी ऑपरेटर डॉट की बात करें सो इट बेसिकली अप्लाइज टू मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूटिलाइज होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, एडिटिव आइडेंटिटी हमने ज़ीरो लिया है क्योंकि आप ज़ीरो किसी चीज़ में ऐड करें तो उसके वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। अब जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की हम बात करें सो दैट्स अ वन, आप वन के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दें तो उस वैल्यू पे कोई जो है वो असर नहीं होता, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। अ, लेकिन अगर आप किसी भी टू के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू का जो रिस्पॉन्स आता है वो फिर उसका डबल आएगा। 3 से करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, एंड सो ऑन, राइट। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है इट्स अ वन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की अगर हम बात करें, ऊपर हमने एडिटिव इनवर्स की बात की थी तो हमने ये कहा था कि वो बेसिकली सब्ट्रैक्शन दे रहा है। अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें ऑफ ए की, इसका मतलब ये है कि अगर हम ए डॉट ए माइनस वन की बात करते हैं तो ए माइनस वन इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू वन ओवर ए। सो बेसिकली ये हमें क्या दे रहा है, ये इस सिचुएशन में हमारे पास ए इंटू
वन ओवर ए देगा, ए और ए क्रॉस आउट हो जाएगा तो आपको ये वन दे रहा है। सो इनवर्स हमेशा हमारे पास इनवर्स एक ऑपरेटर के लिए नहीं है। अब इस एग्जांपल में चूंकि हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं तो हम ये वैल्यूज जो है वो दोनों ऑपरेटर्स के लिए जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जी इसके मीनिंग्स क्या हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल, राइट। सो इसलिए आपको यहाँ पे प्लस और डॉट से रिलेवेंट दोनों चीज़ें मिल रही है। जब प्लस की हम बात करते हैं तो एडिटिव एलिमेंट हमारा जीरो होता है, उसका जो इनवर्स होता है एडिटिव इनवर्स वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जो है वो एक्ट करता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस ऑपरेटर का जो है वो क्या है, वो वन है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है डेफिनेटली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ऑपरेशन का ही होता है, वो क्या होता है, वो वन ओवर ए होता है, ठीक है जी। सो ये इन टर्म्स ऑफ डिवीजन होता है, वहाँ पे एडिशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है जी। अ, और हमारे पास यहाँ पे इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, तो वो कौन सा है, वो डॉट ओवर प्लस है। इसका मतलब ये है कि आप a डॉट b प्लस b जो है दिस इज द ओनली एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन दिस एग्जांपल। आपके पास ये इक्विवेलेंट होता है कि आप a डॉट b कर लें और फिर a डॉट c कर लें और दोनों को फिर आप ऐड कर दें, राइट। सो a डॉट b प्लस a डॉट c, this is basically the left hand side is telling the right hand side is basically telling us the more elaborative form of this distributed form, right. So ये हमारे पास के लिए जो है वो definitions थी। अब हम formally after looking into the basic concepts, the basic definitions, अब हम जो है वो actually clear definition या obvious definitions जो है वो हम discuss करना चाह रहे हैं कि जी हमारे पास जो है Boolean algebra जो है वो basically है क्या चीज़, right? Clear definition. If we look in here, we have to go back to 1854 when a scientist, a mathematician, George Boolean, introduced a systematic treatment of logic. So it was basically he was basically playing around with the logic and the systematic or the step-by-step procedure or the step-by-step treatment of logic. And to basically perform that, he developed to perform that kind of systematic treatment to logic. He developed an algebraic system, जिसको हम क्या कहते हैं, Boolean algebra. Since this Boole is taken from his name, and that's why we call it a Boolean algebra. So uh, basically, uh, historically it roots back to 1854 by the system which is developed by George Boolean, right? And why he developed this, just for a systematic treatment of logic, right? 1938, C.E. Shannon introduced a two-valued Boolean algebra called switching algebra as well. ये वही आपको Boolean algebra, switching के ये alternate words हम वहाँ पे use कर चुके हैं, क्योंकि लॉजिक का अगर आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो वो बेसिकली लॉजिक को ही मैनिपुलेट कर रहा था, तो उसने बूलियन अलजेब्रा को जो है वो डेवलप किया और इसी को फिर यूटिलाइज किया, राइट। सो 1938 में फिर शैनन जो है वो टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि वो स्विचिंग सर्किट्स और स्विचिंग लॉजिक को देख रहा था, स्विचिंग या बाइनरी लॉजिक को देख रहा था। सो दैट्स व्हाई ही हैज़ टू restricted to two valued Boolean algebra, जिसको हम आगे जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, राइट। So in which he demonstrated that the properties of bistable electrical switching circuits can be represented by this algebra as well. So इसने ये टू वैल्यूड Boolean algebra जो है वो जिसको लोग जो है नॉर्मली हम स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं, इसी के थ्रू इसने डेमोस्ट्रेट किया कि जो इलेक्ट्रिकल स्विचिंग सर्किट्स हैं जिसमें दो पॉसिबल स्टेट्स होते हैं, वो इस अलजेब्रा के थ्रू जो है उसके प्रॉपर्टीज़ को जो है वो हम जो है वो इलस्ट्रेट कर सकते हैं, डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम फॉर्मल डेफिनेशन बूलियन अलजेब्रा का देख लें, सो हमने कुछ एक्सियम्स या पास्टुलेट्स जो हैं 1904 में जो ईवी हंटिंगटन ने प्रोड्यूस किए, हम उन्हीं को बेसिकली जो है वो यूटिलाइज कर रहे होंगे, वो हम जो है वो ऑनवर्ड जो है वो यूटिलाइज कर रहे हैं कि जी बेसिकली कौन कौन से यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं, राइट। सो Boolean algebra जो है वो इट्स एन algebraic structure, as I said earlier as well, कि Boolean algebra जो है वो बेसिकली आपको एक algebraic structure प्रोवाइड कर रहा होता है, which is basically defined on a set of elements B, set B, जिस तरह हमने कहा था कि जी एक तो आपके पास set of elements होने चाहिए, फिर
along with या together with two binary operators. So हम यहाँ पे जो boolean अलजेब्रा की बात यहाँ पे कर रहे हैं उसमें दो ऑपरेटर्स हैं, एक को हम प्लस कहते हैं और दूसरे को हम डॉट कहते हैं। और इन दोनों के लिए जो है हमारे पास क्या है, जो पास्टुलेट्स हैं हंटिंगटन पास्टुलेट्स, वो हमारे पास जो सेटिस्फाई हो रहे हैं उसको हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी ले लें, जो फर्स्ट पास्टुलेट है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, हमने कहा कि क्लोजर क्या है, एक ऑपरेटर जो है वो एक्सेप्ट जो है विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेटर जो है वो क्लोज होता है या नहीं होता। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम अभी हमारे पास सेट बी के कुछ एलिमेंट्स हैं और दो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर प्लस और डॉट, राइट। तो हम ये कहते हैं कि जी ये बूलियन अलजेब्रा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो यहाँ पे किस तरीके से जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। सो हम उन सेटिस्फेक्शन लेवल को देखते हैं। हम ये कहते हैं कि जी क्लोजर हमारे पास जो बूलियन अलजेब्रा है दैट इज क्लोज, it has a closure property with respect to the operator plus, and similarly it has the closure property with respect to the operator dot as well. सेकंड जो है इट्स अबाउट द आइडेंटिटी एलिमेंट। हम ये कहते हैं कि जी प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है और फिर डॉट के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो क्या है। सो अगर आप देखें ये फर्स्ट पार्ट जो है ये बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेटर है। ये हम 1 to 5 जितने भी पॉस्टुलेट्स हैं जिसको हम यहाँ पे उसका जो है वो ट्रीटमेंट देख रहे हैं। सो वो पहला पार्ट जो होता है ए वो आपके ऑपरेटर प्लस से रिलेवेंट है और दूसरा जो है वो विद रिस्पेक्ट टू जो है वो डॉट ऑपरेटर है, राइट। सो इसलिए आपके पास दो आ रहे हैं, आप इसको कंफ्यूज ना करें। जो हमने ऑब्स्ट्रिक्ट में पीछे डिस्कस किया जहाँ पे हमने स्टार लिखा था, अब सिंपली हम वहाँ स्टार को जो है पहले प्लस के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और सेकंड पार्ट में जो है हम उसे डॉट ऑपरेटर के साथ जो है वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है जी। सो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है हम ये कहते हैं कि प्लस विद रिस्पेक्ट टू प्लस जो है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, वो जीरो है। क्योंकि आप कोई भी वैल्यू ले लें उसके साथ आप जीरो को ऐड कर दें, चाहे बाद में ऐड कर दें, एज ए सेकंड ऑपरेंड ऐड कर दें, एज ए फर्स्ट ऑपरेंड ऐड कर दें, एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स ही रहती है। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू डॉट ले लें, सो दिस इज डिजिग्नेटेड बाय अ वन, और दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ वन। आप क्या करें, इस वन को एज ए सेकंड ऑपरेंड आप एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें और या उसको एज ए फर्स्ट ऑपरेंड एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, आपका जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा एस ही आता है। ओके, हम थर्ड प्रॉपर्टी की जिसका के ऊपर अगर बात करें तो थर्ड हमें कमोटेटिविटी के हवाले से है, ठीक है जी। कमोटेटिविटी हमें यह कह रहा है कि जी यहाँ पे आपके पास एक बूलियन अलजेब्रा जो है वो कमोटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू प्लस, क्योंकि आप x प्लस वाई कर दें या y प्लस एक्स कर दें, दोनों का रिस्पॉन्स जो है वो सेम आता है। सो इसलिए बूलियन अलजेब्रा जो है इट्स कमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू प्लस। सिमिलरली आप बी पार्ट में विद रिस्पेक्ट टू डॉट ले लें। एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि एग्जैक्टली उसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा जो हमारे पास वहाँ पे है। वहाँ जब हमने एक जनरल अलजेब्रिक सिस्टम को डिस्कस किया इनिशियली जो हम डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पे हम बूलियन अलजेब्रा के पर्सपेक्टिव से जो है वो स्पेसिफिकली हंटिंगटन के जो पास्टुलेट्स हैं हम उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये उसमें से कुछ ये प्लस और माइनस वहाँ से जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ पे नहीं होती। इस पे हम आगे जो है वो बात कर रहे होंगे, और कुछ यहाँ पे जो है वो एप्लीकेबल है और कुछ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, और सिमिलरली कुछ वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं जो यहाँ पे आपके पास जो है वो इंक्लूड है, ठीक है। लेकिन जनरली जो स्ट्रक्चर है, जनरली जो पोस्टुलेट्स का मैकेनिज्म है, वो जो है वो हमारा दोनों सिस्टम, चाहे वो जेनेरिक हो, चाहे वो बूलियन हो, चाहे वो और जो है वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन स्ट्रक्चर्स हो, उस सब में तकरीबन सेम होता है। सो कमोटेटिव विद रिस्पेक्ट टू डॉट जो है वो एक्स डॉट वाई कर दें या वाई डॉट एक्स कर दें, दोनों का रिस्पॉन्स सेम आता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की, सो डॉट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द प्लस। सो आप लिखेंगे एक्स डॉट वाई प्लस जी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जी। और प्लस जो है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लिकेशन, सो यू विल से एक्स प्लस वाई डॉट जी। सो आपके पास एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस जी जो है एक्स प्लस, ये दोनों आप डिटरमाइन करें पहले, फिर उसके बाद इसको अप्लाई कर दें। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि फॉर एवरी एलिमेंट एक्स विच बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स प्राइम। एक्स प्राइम यहाँ पे इससे लिया हुआ एक्स प्राइम मीन्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वैल्यू।
yeah, the inverse of that value, right? Which is also basically a part of b. So अगर x b का part है तो उसी set b के अंदर उसका inverse या उसका complement भी exist कर रहा है. अब अगर हम ये कहते हैं कि जी वो with respect to plus है, तो plus में आप क्या करेंगे, आप उन दोनों उस actual value और उसके inverse value को जो है वो आप add कर दें, so you will get a value 1 as an outcome. और अगर आप मल्टीप्लिकेशन के ऊपर उसके साथ जो है उसको अप्लाई कर दें, सो यू विल गेट बेसिकली अ वैल्यू 0. आप इसका सिंपल एग्जांपल अगर आप यहाँ पे ले लें कि ये 1 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी. सो 1 प्लस 0 इज 1, और 1 इंटू उसका प्राइम जो है वो 0 है, तो 1 इंटू 0 इज 0. और सिक्स्थ पॉस्टुलेट ये कह रहा है कि आपके पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए सेट बी के अंदर, बूलियन अलजेब्रा के बेसिक एलिमेंट के सेट में आपके पास एटलीस्ट 2 एलिमेंट एक्स और वाई ऐसे होने चाहिए जिसमें एक्स जो है वो वाई के इक्वल ना हो, मींस टू जो है वो यूनिक वैल्यू जो है टेस्ट करें. ठीक है जी. अगर हम इस बूलियन अलजबरा को जो है अर्थमेटिक या ऑर्डिनरी अलजबरा के साथ जो है वो कंपेयर करें, तो लेट्स से हम विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स की हम बात करते हैं, तो हमारे पास ये जो है वो कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं आपके ऑर्डिनरी अलजबरा या अर्थमेटिक अलजबरा में और बूलियन अलजबरा में, जिसको हम आगे जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. So far we talked about the ordinary algebra and the Boolean algebra. Now we have a comparison, as I said earlier, that there are some plus and minuses in both the algebras. So let's compare the Boolean algebra with arithmetic and ordinary algebra. We consider the field of real numbers, uh, and the following are basically the major differences. If we talk about the postulates used by Boolean algebra, uh, let me repeat. We said the Huntington postulates. So, so they do not include the associative law. However, it doesn't mean that this law doesn't hold for Boolean algebra. It does hold for Boolean algebra as well. So in that case, if they are not included in Huntington postulates that we are considering for Boolean algebra, so then we have to derive them from other postulates, which are basically part of the Huntington postulates used for the Boolean algebra. The distributed law of plus over dot, i.e. X plus y dot z is equal to x plus y dot x plus z is valid for Boolean algebra, but not for the ordinary algebra. If you remember, we just discussed only one possibility of distributive law for ordinary algebra, and that was basically dot over plus. However, if we talk about the Boolean algebra, so the reverse means the plus over dot is also available, and it's also valid for the Boolean algebra as well, based on the Huntington postulates. Boolean algebra doesn't have additive or multiplicative inverses, therefore there are no subtraction or division operations. So if we talk about this Boolean algebra, so there are यहाँ पे कोई additive और multiplicative inverses नहीं है, जो कि जिस तरीके से हमारे पास ऑर्डिनरी अलजेब्रा में हम डिस्कस कर चुके हैं. सो यहाँ पे कोई सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के ऑपरेशंस जो है वो पॉसिबल नहीं है. Postulate 5 defines an operator called the complement that is not available in ordinary algebra. Similarly, अगर यहाँ पे हम Boolean algebra में देखें तो इसमें हमने कॉम्प्लीमेंटेशन या कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन जो है या ऑपरेटर जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, जो कि हमारे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था. Ordinary algebra deals with real numbers which constitute an infinite set of elements. So, जो ordinary algebra है, they are dealing with the real numbers, as we talked about in start when we were discussing the ordinary algebra. So, वहाँ पे हमारे पास जो उसका set है elements का वो infinite है. Boolean algebra deals with the as yet undefined set of elements B, but in the two-valued Boolean algebra defined below,
and of interest in our subsequent use of this algebra, B is defined as a set with only two elements. So if we talk about the Boolean algebra, so its a set of elements B is not defined, is undefined. लेकिन हमने इसके एक टाइप को जिसको हम restricted type of Boolean algebra कहते हैं, जिसमें there are only two possible options for a variable which we call two valued Boolean algebra. इसमें हमारे पास जो elements हैं, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं जिस पे बेस ये टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा जो है वो बेस कर रहा है, वो दो एलिमेंट्स 0 और 1 पे ही जो है वो बेस कर रहा है. बूलियन अलजेब्रा रिजेंबल्स ऑर्डिनरी अलजेब्रा इन सम रिस्पेक्ट्स. अगर हम देखें तो बूलियन अलजेब्रा और ऑर्डिनरी अलजेब्रा में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर हैं. जिस तरीके से द चॉइस ऑफ द सिंबल प्लस और डॉट जो है, अगर आप देखें तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी उसको भी हमने यूटिलाइज़ किया है. एंड दिस इज यूज इंटेंशनली just to facilitate those people who know Boolean algebraic manipulations to get familiar with ordinary, who are already familiar with ordinary algebra to uh, uh, know about the Boolean algebra as well, right? So कुछ चीज़ें यहाँ पे जो हैं वो intentionally जो है वो included है. So दो आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा के कुछ नॉलेज को जो है वो बूलियन अलजेब्रा के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इनिशियल या बिगनर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ताकि वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा के रूल्स को जो है जो यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा में एप्लीकेबल नहीं है उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट वोंट बी लीडिंग टुवर्ड्स एनी वैलिड कंक्लूजन फॉर देम. So it is important to mention here about the distinction between the elements of a set of an algebraic structure and the variables of an algebraic system. For example, the elements of a field of real numbers are numbers, where our variables such as a, b, and c, etc., used in ordinary algebra are symbols which basically hold, which basically stand for the real numbers. Similarly, अगर हम Boolean algebra की बात करें, so one defines the element of a set B and variables such as x, y, and z as symbols that represents the element. Uh, so that's the reason at this point we have to realize it. It's important to realize that in order to have a Boolean algebra, one must show the element of the set B. Set B, it's a Boolean set, so we should know what are the elements of set B and the rule of operation for the two binary operators for their corresponding operations, which are plus and dot, and the set of elements B together with the two operators satisfies the six Huntington postulates as well. So these are the two basically the three basic requirements at this point to realize about a Boolean algebra. When we talk about Boolean algebra, so one could have a number of possible flavors of this based on the choice of elements of set B and the rules of operation as well. But in the subsequent work, we will be dealing only with a restricted type of Boolean algebra, which we call two-valued Boolean algebra, uh, where one with only two elements. So जिसमें आपके पास दो ही पॉसिबल वैल्यूज जो हैं वो हो सकते हैं. नाउ इसी को ही हमने टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा जो है इसके एप्लीकेशंस जो हैं वो सेट थ्योरी के अंदर भी हैं एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक एज वेल. सो हमारा इसमें इंटरेस्ट जो है वो यही है टू अप्लाई दिस बूलियन अलजेब्रा टू गेट टाइप सर्किट्स. As I said in the start of the lecture, that this chapter deals with the Boolean algebra and as well as the logic gates as well. So यहाँ पे हमारा consideration यही होगी कि हम Boolean algebra जो है वो gate type circuits के ऊपर जो है वो हम किस तरीके से जो है वो apply कर सकते हैं. So next हम formally जो है वो two valued Boolean algebra जो है वो discuss कर लेते हैं with respect to these 3 points. So to define the two-valued Boolean algebra here, we talked about a set of two elements. Means कि B set जो है उसमें two elements है, as I said, the value 0 and the value 1.
with rules for the two binary operators, दो हमने रूल डिफाइन करने हैं, एक प्लस के लिए और एक डॉट के लिए, as shown in the following operator tables. यहाँ अगर आपको याद हो तो ये हम लॉजिक पर्सपेक्टिव से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये ऑलमोस्ट वही है यहाँ पे कि हमारे पास उसके जो वैल्यूज़ हैं वो क्या आते हैं. यहाँ पे जो थर्ड टेबल है, दिस इज़ बेसिकली फॉर द डॉट ऑपरेशन, दिस इज़ बेसिकली फॉर द plus operator. These are the rules. When the value is 0 and a 0, so it gives you value 0, 0, 1 gives a 0. क्योंकि आप 0 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 0 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो 0 1 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 और 1 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1. दिस इज 0 0 and 0 1. So any when any is of 1, its response is a 1, and when any is a 0, in response in terms of dot operation is a 0. When we talk about the rule for the complement operator, which we will basically using for the verification of postulate 5 of Huntington rule, so that is given over here. If the value of x is 0, so the complemented value is a 1, and if it's a 1, so its value is uh, a 1. These rules are exactly the same as and, or, and not operations. जैसे मैंने अभी कहा कि ये rules जो हैं ये exactly वही rules हैं जो कि आपके and, or और not operations को हम पहले define कर चुके हैं, ठीक है जी. So we must now show that the Huntington postulates are valid for the set B is equal to 0, 1, and that the two binary operators defined before as well. So first we will talk about the closure operator, right? So the closure is obvious from the table since the result of each operation is either a 1 or a 0, और 1 और 0 दोनों जो हैं वो आपके B हैं. तो आपके इनपुट फॉर x और y जो हैं वो भी 0 और 1 में से ही पॉसिबिलिटीज़ हैं. आप यहाँ इन सारे टेबल्स में देख सकते हैं. फॉर ऑल द थ्री अगर आप देखें तो कोई भी कॉम्बिनेशन जो हैं जितने भी कॉम्बिनेशन हैं वो आपके पास जो हैं वो 0 और 1 के हैं, और अगर आप उनके रिस्पॉन्सेज देखें तो वो भी आपके पास 0 और 1 के ही हैं. तो यहाँ पे आप क्लियरली ये देख सकते हैं कि दिस इज़ द क्लोजर प्रॉपर्टी जो है दिस टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा होल्ड्स द क्लोजर प्रॉपर्टी, बिकॉज चाहे आप एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज ले लें इसका जो आउटकम आता है वो भी सेट बी का ही पार्ट होता है. इन टेबल्स में से देख लें तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स के पर्सपेक्टिव से कि कौन से जो हैं वो कौन कौन सी वैल्यू जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं. सो अगर आप फर्स्ट में देखें विद रिस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन, if you see 0 plus 0 is a 0, and 0 and 1, 1 and 0 is a 1. So if you look in there, so this 0 is basically the identity element for the plus one. And if you talk about this property, so you see over there that 1.1 is 1 and 1.0 or 0.1 is equal to 0. So 1 is basically the identity element for the dot operation, which is defined by the postulate 2. So this is also valid. This postulate 2 is also valid for two-valued Boolean algebra, because they both operators have their identity elements within the set B. So commutative laws are obvious from the symmetry of the binary operation operator table. So commutativity is not an issue. आप चाहे 0 को 1 से कर लें, 1 को 0 से कर लें, there is no issue at all. और इस तरीके से जो है आप उसके जो ऑपरेंड्स हैं अगर आप वो चेंज कर भी दें तो उसका रिस्पांस जो है वो एग्जैक्टली सेम होगा. 1.1 is equal to 1.1 is equal to 1 anyway, and 0.1 equal to 1.0 is always equal to a 0, and the same thing is happening for the plus operation as well. को अगर हम चेक कर लें तो जो फर्स्ट उसका वेरिएशन है डॉट और plus operation. So this is basically that variant, x dot y plus z is equal to x dot y plus x dot z. So this can be hold true by means of a truth table. Truth table हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये प्रीवियस जो टेबल्स हैं वो x और y के परस्पेक्टिव से हैं. आपके पास थर्ड वेरिएबल को आप ऐड कर दें तो x y z, and that's why you're going to get 8 possible combinations, 0 0 0 2 1 1 1. So ये जितने भी सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, अब उन पॉसिबिलिटी पे बेस आप कंपोनेंट वाइज जो हैं उनके जो है वो एक टेबल जो है वो आप ऐड करते जाएं,
और हमने लेफ्ट हैंड साइड को जो है उसका जो आउटकम है उसको राइट हैंड साइड के अगेंस्ट जो है वो प्रूव करना है कि ये दोनों आपको सिमिलर वैल्यूज प्रोड्यूस करके दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है जी। सो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस वाले पोर्शन में हमने क्या करना है, सबसे पहले y प्लस जी को डिटरमाइन करना है। इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी जो है अगर आपके पास वन होता है तो इसका रिस्पॉन्स वन होता है। सो इफ़ यू दिस इज़ y एंड दिस इज़ z, आप उसके इसको y प्लस जी कर दें तो देखें इसका रिस्पांस जीरो आएगा, इसका वन आएगा, वन आएगा, इसका भी वन आएगा, ये जीरो आएगा, ये वन आएगा, ये वन आएगा और ये वन आएगा। मीन्स कि जहाँ पे दोनों जीरोज हैं तो उसका रिस्पांस जीरो आएगा, अदरवाइज आपके पास इसका रिस्पांस जो है वो क्या होगा, वो वन आएगा। अब इसके बाद अगर आप नेक्स्ट वो देखें तो हम लेफ्ट हैंड साइड हमारा प्रूफ हो जाएगा अगर हम इस x के वैल्यूज़ को y प्लस जी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू के साथ जो है वो क्या करेंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे। सो जीरो एंड जीरो, it gives you a value 0 0 and 1 is get 0 0 and 0, so that's why ये चार वैल्यूज जो है ये जीरो हो जाएंगे। उसके बाद जो है चूंकि ये जीरो है और ये वन है लेकिन फिर भी ये जीरो हो जाएगा। फिर बाकी दोनों जो कॉलम्स हैं उसमें रिमेनिंग थ्री वैल्यूज जो है वो क्या है, वो वन 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 है, तो वो मल्टीप्लाई होके जो है वो वन वन ही प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है जी। इस तरीके से आप इन दोनों कॉलम्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को जो है वो मल्टीप्लाई कर दें और डॉट डॉट कर दें, एंड कर दें और फिर एक्स और जी दोनों को कर दें। तो ये यहाँ से आपके पास ये रिस्पांस आ जाएंगे उसके, और फिर आप क्या करें उसके ऊपर जो है वो और ऑपरेशन अप्लाई कर दें। तो जीरो 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 वन, इट गिव्स यू अ वन, वन जीरो, इट गिव्स यू अ वन, एंड वन वन, इट गिव्स यू a one in that case as well. So ये ट्रूथ बाय ट्रूथ टेबल वी कैन ऑलवेज से कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ है इट फ्रॉम डॉट टू डॉट वर प्लस ऑपरेटर, सो इट डज होल्ड एज वेल। और अगर हम दूसरा जो पार्ट है इस सी लॉ का वो है प्लस डॉट डॉट का, सो अगर आप इसके लिए जो है इसके लिए भी आप इस तरीके से एक ट्रूथ टेबल जो है वो डेवलप कर सकते हैं, एंड यू कैन प्रूफ इट and you can see it that this does hold for the two valued Boolean algebra as well, right? So इसको भी जो है वो आप खुद से परफॉर्म कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। The last Huntington then postulate number 6, which says that there should be two values which are not exactly the same. So if we look to the set B for this two valued Boolean algebra, where we have only 1 and 0 values and 1 is not equal to 0. So that's why it verifies the last postulate of Huntington rule postulates as well. To summarize the whole, specifically the two valued Boolean algebra and the overall lecture, so far in the slide and the previous two slides, we established a two-valued Boolean algebra based on two elements of set B, 1 and 0, and the two operators whose rules are equivalent to the AND or in the complement operator equivalent to the NOT operator, right? So जो तो हमारे अगर हम ये सब कुछ देखें तो अभी हमने टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा जो है ये ऑलमोस्ट वही है जो हमारा बाइनरी लॉजिक का था। So this Boolean algebra has been defined in a formal mathematical manner and has been shown to be equivalent to the binary logic presented over there as well. So अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तकरीबन ये Boolean algebra जो है ये almost वही है जो कि हम section 1.9 में as a binary logic जो है heuristically जो है वो present कर चुके हैं। So ये ये representation जो है ये definitely it's helpful in understanding the application of Boolean algebra to the gate type circuits or the gate logic, right? So चूंकि इस रिलेशन पे बेस हम ये कह सकते हैं कि ये अप्रोच जो है Boolean algebra जो है वो हम गेट टाइप सर्किट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और जो फॉर्मल प्रेजेंटेशन हमारे पास यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास ज़रूरी था कि हम डेवलप करें, क्योंकि इसी पे बेस जो है वो हमने सिस्टम के प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम अलजेब्रिक सिस्टम के थ्योरीज और जो थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें हमने जो है वो फॉर्मली डिस्क्राइब करना होगा।
सो द टू वैलिड बूलियन अलजेब्रा जो कि हम यहाँ इस सेक्शन में डिफाइन कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी इसको हम स्विचिंग अलजेब्रा भी कहते हैं। इंजीनियर्स जो है नॉर्मली इसको स्विचिंग अलजेब्रा कहते हैं। अगर हम इसके सिमिलरिटीज़ के दरमियान मींस द टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा और जो बाकी बाइनरी सिस्टम्स हैं, अगर उनके दरमियान हम सिमिलरिटीज़ के ऊपर एम्फिसिस करें, सो हम कह सकते हैं कि इनिशियली चैप्टर 1 में जो है इसी अलजेब्रा को हमने बाइनरी लॉजिक का नाम जो है वो दिया था। ठीक है जी। तो बेसिकली अब ऑनवर्ड जो है यहाँ इस पॉइंट ऑनवर्ड जो है हम इस टू वैल्यूड जो एडजेक्टिव है इसको हम ड्रॉप कर लेंगे, और हमारे पास बाकी जितना भी हम डिस्कशन बूलियन अलजेब्रा के ऊपर कर रहे होंगे, तो उसका मतलब जो है वो हमारे पास टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा या स्विचिंग अलजेब्रा जो है वही ही होगा। मेरे ख्याल में इनिशियली हमने जो है हमने फर्स्ट जो है वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, उसके बाद हमने एक क्लियर डेफिनेशन जो है वो बूलियन अलजेब्रा की जो है वो प्रेजेंट की या डिस्कस की, और उसके बाद हमने टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा जो है उसको जो है वो लॉजिक गेट्स के साथ रिलेट किया, और अल्टीमेटली हमने ये कहा कि हम ऑनवर्ड जो भी अलजेब्रा यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे होंगे इस बुक के अंदर, वो हमारे पास टू वैल्यूड बूलियन अलजेब्रा ही होगा, लेकिन हम उसमें से टू वैल्यूड जो वर्ड है ये हटा देंगे और बूलियन अलजेब्रा से हमारा कंसर्न यही ही होगा। अ, इस वीक मेरे ख्याल में हमको हमारे पास कोई असाइनमेंट नहीं होगा, ताकि आप लोग क्विज़ को प्रिपेयर करें। क्विज़ में अनफॉर्चुनेटली हम क्विज़ को लास्ट टाइम जो है वो इस वीक जो है वो कंडक्ट नहीं कर सके ड्यू टू सर्टेन अनअवॉइडेबल सिचुएशंस। लेकिन अब हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि कमिंग जो थर्सडे है नवंबर 12 को, हम उस पे आप लोगों के लैब सेशन से पहले या लैब सेशन के बाद जो है ये जो क्विज़ है ये हम कंडक्ट करें। नेक्स्ट मेरे ख्याल में एक शॉर्ट सा हम लेक्चर वीक ऐड कर लेंगे वेंसडे को, और उसके बाद फिर थर्सडे को, और मेरे ख्याल में फिर यू गाइस वुड बी फ्री फॉर योर मिड टर्म एग्जामिनेशन। तो इंशाल्लाह आप ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारा काम जो है वो रिवाइज करते जाएं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो वो डेफिनेटली जो व्हाट्सएप का ग्रुप है आप उसमें इंडिविजुअली भी पूछ सकते हैं, और उस ग्रुप के अंदर जो है वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और हैव अ गुड डे and see you soon inshallah.